हेलो, नमस्ते, नमस्कार। आप सभी स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल और फेसबुक लाइव पर। मैं अभिषेक सर। जैसे कि मैंने बताया था कि आप लोग का मैथ का प्रैक्टिस कराया जाएगा, वही क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराया जाएगा जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए होगा। ठीक है, इसके लिए मैंने बहुत सारे प्रश्नों को सिलेक्टेड किया हुआ है। प्रत्येक चैप्टर से जितने भी चैप्टर हैं और चैप्टर के जितने भी टॉपिक हैं, उन टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सभी को हमने सम्मिलित किया हुआ है। और 100% दावा के साथ मैं कह रहा हूं, अगर यह सवाल आए चाहे नहीं आए, लेकिन इसके आधार पर सवाल निश्चित रूप से आपके एग्जाम के पेपर में रहेंगे। इसलिए मेरे भाई बंधु दोस्त जो भी हैं, मेरे छात्र जो भी हैं, इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए स्पेशली ये बनाया जा रहा है। ठीक है, और आपका एग्जाम बहुत अच्छा ढंग से जाए, यह कोशिश की जा रही है। ठीक है, देखिए 10 तक सवाल बन चुका है। उस दिन जो पार्ट 1 था उसको आप लोग देख लीजिएगा। 10 तक क्वेश्चन बन चुका है। आज का क्लास जो है ना 11 से हम लोग देखेंगे। आज की क्लास में हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन से देखेंगे। क्वेश्चन है, ये जो 11 नंबर क्वेश्चन है यह द्विघात समीकरण यानी चैप्टर 4 से लिया गया क्वेश्चन है। इसमें निकालना है मूलों की प्रकृति। मूलों की प्रकृति निकालने से पहले एक चीज हम लोग अवश्य जान लें, और वो क्या है समझिएगा। सबसे पहले जानिए विवेचक। विवेचक क्या होता है? द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप होता है, यानी सामान्य समीकरण जिसको हम लोग कह सकते हैं, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 में b² माइनस 4ac एक रिलेशन होता है। एक रिलेशन होता है जिसको हम लोग d से डिनोट करते हैं, यानी d का वैल्यू हो जाएगा b² माइनस 4ac। ठीक है, तो यदि d का मान 0 से बड़ा हो जाए तो उस परिस्थिति में मूल क्या होंगे? मूल वास्तविक एवं असमान होंगे। मूल वास्तविक एवं असमान। इसके कहने का तात्पर्य यह है कि दो अलग अलग मूल निकलेंगे। अगर d का मान यानी जो विवेचक है वह 0 के बराबर हो जाए तो मूल क्या हो जाएगा? मूल समान हो जाता है। मूल वास्तविक एवं समान हो जाता है। मूल वास्तविक एवं समान। देखिए इस सवाल में तो केवल प्रकृति पूछ रहा है। कभी कभी यह भी पूछेगा कि यदि मूल वास्तविक हो, चाहे मूल वास्तविक या असमान हो, तो मूल ज्ञात करें। तो मूल ज्ञात करने का फॉर्मूला भी मैं बताऊंगा, ध्यानपूर्वक देखिएगा। ठीक है ना। d यदि छोटा हो जाए 0 के, यानी निगेटिव आ जाए, निगेटिव होने का मतलब माइनस में आ जाए, -1 -2 -3 ऐसे करके आ जाए, तो मूल वास्तविक नहीं होता। मतलब कि मूल वास्तविक नहीं होता, ये बात याद रखिए। अगर मूल वास्तविक असमान हो तो इसके लिए कोई फॉर्मूला होना चाहिए। तो x का वैल्यू -b प्लस -√d/2a होता है। मूल d का वैल्यू बराबर हो, यानी मूल वास्तविक या समान हो, तो उस परिस्थिति में x का वैल्यू -b/2a हो जाता है, और इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इस सवाल को कैसे सॉल्व किया जाए। ठीक है, चलिए। तो सवाल है 3x² माइनस 4, सॉरी यह जो है ना क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंट है कि यह जो है आपको रूट में नहीं होगा, 4x केवल होगा। ठीक है, हाँ, इस सवाल में थोड़ा सा गड़बड़ी था, टाइपिंग में थोड़ा गड़बड़ी हो गया होगा। ठीक, 4x होगा। ठीक है, तो 3x² माइनस 4x प्लस 4 = 0। हाँ, इसमें हम लोग x का गुणांक जो होता है वह a का वैल्यू होता है, x का गुणांक b का वैल्यू होता है, और अंतिम पद जो होता है जिसमें कोई चर नहीं लगा हो वह अचर पद होता है। ठीक है, तो a का वैल्यू 3, b का वैल्यू हो जाएगा -4 और c का वैल्यू हो जाएगा 4। d का वैल्यू निकाल लीजिए। एक बात याद रखिए, a b c के बाद d आता है, तो a का वैल्यू, मतलब जब भी मूलों की प्रकृति निकालने के लिए कहे तो a का वैल्यू, b का वैल्यू और c का वैल्यू निकालने के बाद d का वैल्यू निकालेंगे। तो d का फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac। अब b के जगह b का मान रखेंगे, -4 है, उसका स्क्वायर करेंगे, -4 गुना a की जगह a का मान रखेंगे, गुना c की जगह c का मान रखेंगे।
अब बोलिएगा -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, और -4 के 12 चौके 48 हो जाएगा। अब 16 में से 48 यदि घटाएं तो कितना हो जाएगा 32, -32 आएगा। तो जब d का वैल्यू माइनस में आ जाए तो कोई मूल वास्तविक नहीं होगा, तो लिखेंगे यहाँ पे कोई मूल वास्तविक नहीं। यह हो जाएगा मूलों की प्रकृति, कोई मूल वास्तविक नहीं, यानी मूल वास्तविक नहीं है। ठीक है, मूल वास्तविक नहीं है। आशा करते हैं सवाल समझ में आया होगा। अगर इस तरीके का सवाल आ जाए तो एग्जाम में निश्चित रूप से बन जाना चाहिए, छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पे एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यकों का जोड़ √2 एवं शून्यकों का गुणनफल 1/3 है। ठीक है, हम लोग को निकालना है द्विघात बहुपद। ध्यान दीजिएगा, इसमें शून्यकों का जोड़, शून्यकों के जोड़ को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा, और शून्यकों गुणनफल को हम लोग लिख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे दिया गया है, ध्यान से देखिएगा बच्चा लोग, दिया है शून्यकों का योगफल अर्थात अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दिया है √2, और शून्यकों का गुणनफल अर्थात अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू दिया है 1/3। निकालना है हमें द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद को हम लोग px, अगर चर x का इस्तेमाल अगर हुआ है तो px कहेंगे, a का इस्तेमाल हुआ तो pa कहेंगे ना, b का निर्माण मतलब कि b का उपयोग हुआ है, b चर का उपयोग हुआ है तो pb कहेंगे। p मतलब पोलिनोमियल रहता है। द्विघात बहुपद px, और इसका फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा। ठीक है, देखिए ज्यादातर क्वेश्चन जो पूछेगा ना वो फॉर्मूला पर आधारित पूछेगा, इसलिए 1 से 15 तक जो चैप्टर है उसका फॉर्मूला जो है याद कर लीजिएगा। फॉर्मूला से भी बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। ठीक है ना, इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। ध्यान रखिएगा कोई सवाल छूटे नहीं, सबको बेहतर ढंग से सॉल्व करने का प्रयत्न कीजिएगा। ठीक है, हाँ स्टेप भी नहीं छोड़िएगा, अच्छा से लिखिएगा। तो द्विघात बहुपद यानी px का फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यह फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू √2 है और x प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 1/3 है। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, बटा का जोड़ कर लीजिए। 1 है, यहाँ पर 1 है क्योंकि हर में 1 छुपा हुआ है, 1 1 और 3 का एलसीएम 3 हो जाएगा। 1 से 3 में डिवाइड करेंगे, 3 गुना x² कर लेंगे, -3√2x हो जाएगा, अब प्लस में 1 हो जाएगा। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। ठीक है, बटा में 3 को हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यह हो गया आपका आंसर, द्विघात बहुपद। क्लियर, बात समझ में आ रही है? बहुत बहुत धन्यवाद अंकल जी। चलिए आगे बढ़े। देखिए अगला सवाल, हाँ इस सवाल को थोड़ा सा ध्यान पूर्वक देखना है। इस तरीके का सवाल अगर आ जाए, कहे कि एक द्विघात समीकरण दिया रहे और उसमें से कहे कि एक हल 2/3 है और k का वैल्यू निकालना हो, तो कोई काम भारी नहीं है। इसमें करना क्या है, जो हल दिया हुआ है ना वह x का वैल्यू हो जाता है। ठीक है ना, तो x का वैल्यू इसको मान लेंगे और इस मान को अगर इसमें y दिया हुआ है तो y का वैल्यू इसमें मान लेंगे और y के मान को इसमें रख करके जैसे ही y का मान रखेंगे तो k का वैल्यू निकल जाएगा। आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए सोचते हैं और इसको समझते हैं। ठीक है, देखिए द्विघात समीकरण दिया हुआ है क्या, द्विघात समीकरण जो है वह दिया हुआ है, बोलिए 7y² प्लस ky माइनस 3 बराबर 0। 7y² प्लस ky माइनस 3 बराबर 0 का एक हल जो है वह 2/3
है। एक हल क्या है, 2/3 है। हल कहने का मतलब देखिए कि इस बहुपद में कौन से चर का इस्तेमाल हुआ है, y का, तो y का वैल्यू हो जाएगा 2/3। तो y का वैल्यू 2/3 हो जाएगा, तो इसको द्विघात समीकरण में रखने पर, द्विघात समीकरण में रखने पर, देखिए सवाल को बनाने का बहुत ही शानदार तरीका है। जैसे ही द्विघात समीकरण में y का मान रखेंगे, यानी y की जगह पर 2/3 केवल रख देना है, तो 7 गुना y स्क्वायर है, तो y का वैल्यू 2/3, y की जगह 2/3 रखेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, प्लस k गुना y का वैल्यू है 2/3 रखेंगे, -3 बराबर 0 कर लेंगे। अब देखिए, अब इसको सॉल्व करेंगे, तो पहले 7 गुना हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9। यह घातांक के नियम पर आधारित है। यदि दो अलग अलग संख्याएं हो और भिन्न के रूप में हो और होल पावर माने कोई पावर हो, दोनों का पावर एक ही हो, तो अंश का भी पावर होता है और हर का भी पावर होता है, ये बात याद रखेंगे। प्लस में 2k/3 माइनस में 3/1 बराबर 0। अब यह हो जाएगा 7 चौके 28/9 प्लस 2k/3 माइनस 3/1 बराबर 0। अब एक और चीज यहाँ ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे एलसीएम निकाल लीजिए, 9 3 और 1 का 9 हो जाएगा, 28 हो जाएगा, प्लस में 3 3 दूनी 6 के माइनस में 9 हो जाएगा, बराबर में 0 हो जाएगा। अब 9 को देखिए यहाँ पे क्रॉस गुना करने पर 9 को अगर 0 में गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। 28 में से 9 घटा दीजिए, 28 में 9 घटेगा कितना होगा बताइएगा, 28 में से 9 घटेगा तो 9 9 18 19 हो जाएगा, तो 6 के प्लस में 19 बराबर में 0। ठीक है, एक मिनट यहाँ पे मिस्टेक हो रहा है। अब मिस्टेक क्या हो रहा है, 1 से भाग देंगे 9 में तो 9 3 का 27 यहाँ पे होगा, सॉरी 27 हो जाएगा मेरे दोस्त, 27 हो जाएगा। ठीक है, माफ कीजिए थोड़ा सा, 27 हो जाएगा। अब बताइए 28 में 27 घटेगा तो 1 हो जाएगा, 6k प्लस 1 और 6k बराबर -1 और k का वैल्यू हो जाएगा -1/6। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यह हो गया आपका कंप्लीट सॉल्यूशन। सवाल समझ लीजिए, यदि द्विघात समीकरण 7y² प्लस ky -3 बराबर 0 का एक हल 2/3 है तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो k का मान ज्ञात करने के लिए हम लोग को जो मान हल दिया हुआ है उसको चर के रूप में मान लेंगे, उस मान को समीकरण में रखेंगे तो आराम से निकल जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए, बहुत बढ़िया। चलिए अगला सवाल 14 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के शून्यक हो तो α² प्लस β² का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, वेरी गुड। देखिए द्विघात बहुपद यहाँ पे दिया हुआ है ना बच्चों, देखिए बहुत ही बेजोड़ सवाल है। द्विघात बहुपद यहाँ पे दिया हुआ है ना, क्या द्विघात बहुपद है ax² प्लस bx प्लस c, ये दिया हुआ है। के शून्यक, इसके शून्यक दो है, कौन कौन, तो द्विघात बहुपद के 2 ही शून्यक न होते हैं। ठीक है, तीसरा शून्यक तो होता नहीं है। हाँ, त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक होते हैं, अल्फा बीटा और गामा। ठीक है, तो इसके दो शून्यक लिख सकते हैं, 2 शून्यक अल्फा एवं बीटा है, अल्फा एवं बीटा हो गया, अल्फा एवं बीटा है। अब बताइए हम लोग को निकालना है α² प्लस β²। α² प्लस β² का वैल्यू क्या होगा बताएं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2α बीटा। अब बताइए, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना होता है, -b/a, उसका होल स्क्वायर माइनस 2 गुना अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू c/a होता है। अब यह b² हो जाएगा, a² हो जाएगा, माइनस 2c/a हो जाएगा। अब इसका हम लोग करेंगे कौन चीज, बटा का घटाओ। a² और a का एलसीएम कितना होगा, a² हो जाएगा। a² से इसका डिवाइड करेंगे 1, b² माइनस a से a में डिवाइड, इसमें डिवाइड करेंगे a² में, तो a से a खत्म हो जाएगा, a बचेगा, तो 2c में a से गुना करेंगे 2ac हो जाएगा। यही आंसर हो जाएगा।
ठीक है, यही आंसर हो जाएगा कौन सी का, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 2ac बटा ए स्क्वायर। ठीक है, चलिए हाँ, यह बेहतरीन सवालों में से एक है। गुणनखंड विधि के द्वारा हल करना है। ठीक है, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, इसको द्विघात बहुपद दिया हुआ है, इसको गुणनखंड विधि से हल करना है, यानी 2 शून्य निकालना है। तो सबसे पहला चीज एक काम करेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है तो 1 लिखो, अंतिम पद माइनस 8 है तो माइनस 8 लिख दो, माइनस 8 हो जाएगा। अब इसके ऐसे 2 गुणनखंड प्राप्त करो, इसके ऐसे 2 गुणनखंड, देखिए ए और सी का गुणनफल निकाल देना है, और इसके ऐसे 2 गुणनखंड प्राप्त करो जिसको जोड़ने या घटाने पर 2 आवे। तो 8 का गुणनखंड कौन कौन होता है पहले देख लो, तो 8 के सभी गुणनखंड 1, 2, 4 और 8, गुणनखंड किसे कहते हैं, वह संख्या जो दी हुई संख्या को पूरी तरह विभाजित कर दे, वो गुणनखंड कहलाता है। तो गुणनखंड, अब इसमें से चारों गुणनखंड में से ऐसा 2 गुणनखंड चुनना है जिसको जोड़ने पर या घटाने पर कितना आवे, 2 आवे। तो 2 और 4 को हम लोग पकड़ लेंगे, तो 4 में से 2 घटाएंगे तो निश्चित रूप से 2 आएगा। ठीक है ना, लेकिन यहाँ माइनस है तो 4 और 2 गुणनखंड हो गया। अब माइनस किस पर लगेगा, तो बीच वाले टर्म का देखते हैं, यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, यानी अगर बड़ा वाला माइनस करेंगे तो वही यहाँ पे माइनस आएगा, छोटा वाला माइनस करेंगे तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, लेकिन हमको माइनस चाहिए इसलिए हमें बड़ा वाला माइनस लगा देंगे, प्लस लगा देंगे। अब इसको जो है ना इसी के फॉर्म में लिखना है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x, देखिए यहाँ पे माइनस 4 x है तो x लगा देंगे, प्लस 2 x है तो x लगा देंगे, माइनस 8। अब x का कॉमन निकालेंगे, x माइनस 4 हो जाएगा, प्लस 2 का कॉमन निकालेंगे तो x माइनस 4 हो जाएगा, ये गुणनखंड निकल गया। अब x माइनस 4 इसमें भी है, x माइनस 4 इसमें भी है, x माइनस 4 का कॉमन लेंगे तो x इसमें बचेगा, इसमें प्लस 2 बचेगा। अब देखिए, अब यदि x माइनस 4 बराबर 0 कर दिया जाए तो x का वैल्यू निकलेगा 4, यदि x प्लस 2 बराबर 0 कर दिया जाए तो x का वैल्यू निकलेगा माइनस 2, x का वैल्यू निकलेगा माइनस 2। यही हो जाएगा द्विघात बहुपद के 2 शून्य। कौन से मेथड से निकला है, गुणनखंड विधि से निकला है। ठीक है, गुणनखंड विधि से आराम से निकालना सीख लीजिए, 2 अंक आपका पक्का हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए, यह द्विघात समीकरण दिया हुआ है, द्विघात समीकरण दिया हुआ है, क्या बोलिएगा, द्विघात समीकरण यहाँ पे दिया हुआ है, द्विघात समीकरण 5x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 बराबर 0, जहां a का वैल्यू है 5, b का वैल्यू है माइनस 4 और c का वैल्यू है प्लस 2। निकालना है कौन सी, विवेचक विवेचक ज्ञात करना है। विवेचक यानी d बराबर हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac, तो d बराबर हो जाएगा b की जगह b का वैल्यू माइनस 4 रख दो, स्क्वायर कर दो, माइनस 4 गुना a की जगह a का वैल्यू रखो 5 रखो, और गुना c का वैल्यू रखो 2। अब बोलिए कितना होगा, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 गुना 5 यानी 4 5 20 दूनी 40। अब 16 में से 40 घटा दो, 16 में से 40 घटाओगे कितना हो जाएगा, माइनस 24 होगा। अब बोलिए यही आंसर होगा, क्योंकि हम लोग कह रहा है विवेचक ज्ञात करें, इसके आगे नहीं कह रहा है। कभी कभी देखिए इसी पैटर्न पर 3 सवाल पूछ सकते हैं, याद रखिएगा। पहला, या तो कह देगा विवेचक ज्ञात करें तो विवेचक ज्ञात करके छोड़ देना है, अगर कहेगा मूलों की प्रकृति ज्ञात करें तो विवेचक निकालने के पश्चात देखेंगे कि 0 से बड़ा है, कि 0 से छोटा है, कि 0 के बराबर है, कि 0 आया हुआ है, उस हिसाब से मूलों की प्रकृति लिखेंगे। और उसके बाद एक और क्वेश्चन पूछ देता है, इसके आगे थोड़ा सा बढ़ जाना है कि मूल वास्तविक हो तो मूल ज्ञात करें। तो उसके लिए श्रीधराचार्य सूत्र यानी द्विघाती सूत्र हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 17 बहुत ही बेजोड़ सवाल है और यह लिया गया है एपी से। 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं, सबसे पहले जानिए कि 2 अंकों की संख्याएं कहां से शुरू होती है और कहां एंड होती है। तो 2 अंकों की संख्याएं, 2 अंकों की जो संख्याएं होती है बच्चा लोग, वो क्या होती है, 2 अंकों की संख्याएं, 2 अंकों की संख्याएं। देखिए 10, 11, 12,
13, ऐसे करते करते कहां तक, 99 तक। में से इसी में से ना 3 से विभाज्य होने वाली 2 अंकों की संख्याएं। अब ध्यान दीजिएगा, थोड़ा समझ लीजिए, उसके बाद हम बनाएंगे, ठीक है। 2 अंक की संख्या 10 से शुरू होता है, क्योंकि 9 1 अंक का होता है, 9 के बाद 10, तो 2 अंक की सबसे छोटी संख्या है 10 और सबसे बड़ी संख्या 99, 10 से लेकर 99 तक। और इसी में से ऐसा संख्याओं का समांतर श्रेणी तैयार करना है जो 3 से विभाजित हो जाए। तो जरा सोचिए, शुरू से आते हैं। 10 3 से विभाजित नहीं है तो 10 नहीं लेंगे, 11 3 से विभाजित नहीं है, नहीं लेंगे, 12 है तो सबसे पहले ले लेंगे 12। अब इसमें 3 3 जोड़ते जाइए, 12 3 15, 15 3 18, 18 3 21, डॉट डॉट, और अंतिम 99 है ना, 99 3 से विभाजित हो जाता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब यह बन गया एपी। क्या बन गया? एपी। कौन सी बन गया? एपी हो गया। क्या बन गया जी? एपी बन गया। यह हो गया आपका एपी, समांतर श्रेणी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब इसमें ए का वैल्यू यानी पहला पद 15, ध्यान दीजिए, पहला पद 15, उसके बाद निकलता है डी यानी सार्वंतर, यानी दूसरा पद माइनस पहला पद, यानी 18 में से 15 घटाएंगे तो 3 हो जाएगा। और अंतिम पद एनवा पद जो दिया हुआ है 199 दिया हुआ है। डायरेक्ट डी एन निकालने का एक फॉर्मूला याद कर लीजिए, एनवा पद माइनस पहला पद बटा, समझिएगा, एनवा पद माइनस पहला पद बटा डी प्लस में 1। अच्छा, एक फॉर्मूला याद रखिएगा, एनवा पद का फॉर्मूला होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो यही a इधर आएगा तो a n माइनस a हो जाएगा। बात समझिए, कहां से फॉर्मूला आया समझिए। और d a चला जाएगा तो बचेगा n माइनस 1 इंटू डी, डी को भेजेंगे तो नीचे भेजेंगे a n माइनस a बटा डी, तब बचेगा n माइनस 1, तो 1 को हटा देंगे तो प्लस 1 हो जाएगा। अब मान रखेंगे, अब एनवा पद का वैल्यू है 99 माइनस पहला पद है आपका 15, डी का वैल्यू है कितना 3 प्लस में 1। अब देखिए n बराबर 99 से 15 घटा दीजिए, 9 में से 5 घटेगा 4 और 9 में से 1 घटेगा कितना हो जाएगा 8, 84 बटा 3 प्लस 1। अब 3 से भाग दीजिए, 3 दूनी 6, ठीक है, 3 दूनी 6 आई हो जाएगा 24, 3 8 24 प्लस 1, n बराबर 28 प्लस 1 कितना हो जाएगा 29 आंसर। यानी 2 अंकों की 29 संख्याएं जो है 3 से विभाज्य है। अच्छा लगे तो कृपया आप लोग शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, आप लोगों से गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, ठीक ना। चलिए अगला सवाल है, समांतर श्रेणी 4 9 14 डॉट डॉट 254 में 20वां पद ज्ञात करें, ठीक है। देखिए यहाँ पे एपी क्या दिया हुआ है, एपी दिया हुआ है 4 9 14 डॉट डॉट कितना 254। इसमें कौन सा पद निकालना है आपको? 20वां पद निकालना है, 20वां पद निकालना है। तो सबसे पहले पहला पद लिख लीजिए 4, सार्वंतर डी 14 माइनस 9 लिख लीजिए 5, और इसमें कुछ करना नहीं है, केवल 20वां पद निकालना है। तो 20वां पद का फॉर्मूला याद रखिएगा, तो 20वां पद का फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस 20 में से 1 कम करिए 19 और गुना करिए d। अब देखिए a का वैल्यू कितना है 4 प्लस 19 और गुना d का वैल्यू कितना है 5। अब बोलिए 4 प्लस 19 बचे 95, 95 प्लस में 4 यानी 4 प्लस 95 कितना हो जाएगा 99, यही आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए अब आगे बढ़िएगा। अगला सवाल देखिएगा, किसी समांतर श्रेणी का 8वां पद 17 एवं 14वां पद 29 है तो उस समांतर श्रेणी का सार्व अंतर क्या होगा? डी का वैल्यू निकालना है, ध्यान दीजिएगा। 8वां पद 17 दिया हुआ है, देखिए कैसे बनाएंगे सवाल को। माना कि एपी का प्रथम पद a और
सार्वंतर डी है। प्रश्न से देखिए दो समीकरण तैयार करने होते हैं। देखिए इस तरीके का सवाल अगर आ जाए कि 8वां पद 17 है, 14वां पद 29 है, तो एपी निकालें, चाहे एपी के 29वां पद निकालें, चाहे सार्वंतर निकालें, इस तरीके मैंने थोड़ा बड़ा चेंज करके दे देगा आपको, ठीक है ना, आपके माइंड को मतलब रीड करने के लिए आप कहां तक सोच सकते हैं, कहां तक समझ सकते हैं, ठीक ना। तो प्रश्न से 8वां पद कितना है, 8वां पद जो है 8वां पद बराबर 17 है। तो 8वां पद को कैसे लिख सकते हैं हम लोग एपी के व्यापक रूप में, तो लिखेंगे a प्लस 8 में से एक कम करो, जितना पद निकालना हो ना, जितना पद दिया हो उसमें से एक कम कर देना चाहिए, तो 7d और d लगा देंगे, तो a प्लस 8 में से एक कम, जितना पद लिखना है उसमें से एक कम कर देंगे 7, और d गुना करके बराबर में 17 हो जाएगा। ये समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। पुनः प्रश्न से अब क्या कह रहा है कि 14वां पद जो है वह 29 है। तो 14वां पद लिखने का तरीका क्या है, तो a प्लस 14 में से एक कम करिए 13d बराबर 29, समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अब दो समीकरण मिल गया। अभी काम करते हैं समीकरण, जो बड़ा समीकरण है घटाओ समीकरण 1, तो बड़ा समीकरण a प्लस 13d बराबर 29 और उसके बाद a प्लस 7d बराबर 17 घटा देंगे, माइनस हो जाएगा, इसका चिन्ह माइनस हो जाएगा, इसका चिन्ह माइनस हो जाएगा। अब देखिएगा ये a से a खत्म, 13 में से 7 घटेगा 6d बराबर 29 में से 17 घटाएंगे 12 और d बराबर 12/6 यानी कितना हो जाएगा 2 आंसर। तो निकालना था हम लोग को सार्वंतर क्या होगा, तो सार्वंतर का वैल्यू यानी d का वैल्यू जो है कितना आ गया 2 आ गया। बस यही सार्वंतर हम लोग को निकालना था, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। अगला सवाल है 20, एक समांतर श्रेणी में 50 पद है। चलिए लिखते जाइए, पढ़ते जाइए और लिखते जाइए। देखिए एक समांतर श्रेणी में 50 पद यानी n का वैल्यू 50 है, जिसका तीसरा पद 12 है, यानी तीसरा पद 12 है। तो तीसरा पद को ऐसे लिख सकते हैं a प्लस 3 में से एक कम कीजिए 2d बराबर 12, यह समीकरण नंबर 1 लिख दिया हो गया। अंतिम पद 106 है, अंतिम पद जो है अंतिम पद वह है 106। तो अंतिम पद का फॉर्मूला a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 106। n का मान रख दीजिए, n का मान रखने पर अब n का मान क्यों रखेंगे, क्योंकि n का मान यहाँ पहले ही दे चुका है कि 50 पद है, तो इसका मतलब है कि अंतिम पद कितना होगा 50वां पद होगा, ठीक है। तो a प्लस 50-1 इंटू डी बराबर 106। अब बताइएगा a प्लस 50 में से घटेगा 49, d बराबर 106, समीकरण नंबर 2 हो गया। अब समीकरण 2 में से 1 को घटा दीजिए, तब उसके बाद 29वां पद निकालना होगा, ठीक है। आइए समझते हैं। तो 2 में से लिखेंगे समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, 2 माइनस समीकरण 1। तो समीकरण 2 है a प्लस 49d बराबर 106 और उसके बाद है a प्लस 2d बराबर 12। देखिएगा ध्यान से, ये माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, a से 1 खत्म, 49d में से घटाएंगे 2d 47d बचेगा बराबर 6 में से 2 घटेगा 4 और 10 में से 1 घटेगा 9 और d बराबर 94/47 यानी 2 आएगा। d के मान को समझिएगा, d के मान को समीकरण 1 में रखना, समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 क्या है बताइएगा। तो समीकरण 1 दिया हुआ है a प्लस 2d और d का मान कितना आया है 2, तो a प्लस 2 गुना
डी, यहाँ पे डी का वैल्यू रखेंगे 2 बराबर में 12, ए प्लस 2 दूनी 4 बराबर 12, ए बराबर 12 माइनस 4 यानी 8। अब निकालना है हम लोग कौन सी 29वां पद। 29वां पद का फॉर्मूला क्या होगा बताइए। 29वां पद का फॉर्मूला जाएगा ए प्लस 28 डी। अब ए की जगह ए का वैल्यू रखना है और डी की जगह डी का वैल्यू रखना है। ए का वैल्यू हो गया 8 प्लस 28 गुना डी का वैल्यू है 2, 8 प्लस 28 दूनी कितना होता है 56। ठीक है, अब जोड़ दीजिए 8 6 14 के 4 5 1 6 64 आंसर हो जाएगा। यानी 29वां पद जो होगा वो 64 होगा यानी 64 होगा। बोलिए कैसा लग रहा है। अगर अच्छा लग रहा है तो कृपया करके लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, कोई कमी हो तो उसको बताइए। देखिए ये सवाल देखिए, एपी 3 15 27 39 का कौन सा पद उसके 94वें पद से 132 अधिक। एपी यहां पे दिया हुआ है मेरे दोस्त 3 15 27 39 डॉट। ठीक है, इसमें ए का वैल्यू 3, डी का वैल्यू 15 माइनस 3 यानी दूसरा पद में से पहला पद घटाना होता है। फॉर्मूला याद रखिए डी बराबर a2 माइनस a1, a2 माइनस a1, a2 माइनस a1 3-4 बार आराम से रख लीजिए, आ जाएगा 12। कह रहा है उसके 94वें पद से 132 अधिक कौन सा पद। तो लिखेंगे प्रश्न से दिए गए एपी का nवां पद उसके 94वें पद से 132 अधिक होगा। इतना लिख लेंगे। यहां पे लिखेंगे माना एपी का nवां पद उसके 94वें पद से 132 अधिक है। यह एपी का क्वेश्चन है चैप्टर 5 क्लास 10 का चैप्टर 5 जो है समांतर श्रेणी, उसी से बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको ध्यान दीजिएगा। तो एपी का nवां पद होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, उसके यानी बराबर 94वां पद यानी a प्लस 53d प्लस 132 अधिक है। अधिक कहेगा तो जोड़ देना है और कम कहेगा तो घटा देना है। तो अधिक है यानी प्लस 132। अब मान लो ए की जगह ए का वैल्यू, डी की जगह डी का वैल्यू रख दो, हो जाएगा। फिर ए की जगह यहाँ पे सॉरी छूट गया है, डी छूट गया है सॉरी। तो ए की जगह ए का वैल्यू, डी की जगह डी का वैल्यू। अब रखो ए का वैल्यू 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू रखो 12 बराबर ए का वैल्यू रखो 3 प्लस 53 12 प्लस में 132। अब देखिएगा, अब गुना कीजिए इसको, चाहे 3 को हटा दीजिए तो 12 से भाग कर दीजिए। 6 2 8 3 11 3 3 6 1 7 6 1 7 771। वही तो कह रहे हैं। अरे भाई देखिए अब 132 है ना, केवल 13 लिखाया था, इसीलिए गड़बड़ी हुई है। तो 771 हो गया और 771 में 9 जोड़ेंगे तो 12n बराबर 780, n बराबर 780 बटा में 12, 12 छक 72, 60 12 छक 72 यानी n का वैल्यू हो जाएगा 66। ठीक है, चलिए अब 22 नंबर क्वेश्चन। उस एपी के 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए, इसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18। देखिए लिखेंगे यहाँ पे माना कि किसी एपी का प्रथम पद ए तथा सार अंतर कौन सी है, डी। प्रश्न से दूसरा पद यानी a2 जो है ना वो 14 है, a2 हो जाता है a प्लस डी बराबर 14, समीकरण नंबर 1। पुनः प्रश्न से
तीसरा पद a3 बराबर दिया है 18, तीसरा पद को लिख सकते हैं a प्लस 2b बराबर कितना हो जाएगा 18, समीकरण नंबर 2। क्लियर। अब देखिए दो समीकरण हो गया, समीकरण 1 और समीकरण 2। अब जो बड़ा समीकरण है उसमें से छोटा समीकरण घटा लीजिए। अब समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देंगे तो 2a प्लस 2d बराबर 18 a प्लस d बराबर 14। घटाएंगे तो नीचे का चिन्ह बदल जाएगा, a से a खत्म, 2d में से d घटेगा, d बराबर 4, d का वैल्यू 4 हो गया। ठीक है, d का वैल्यू 4 हो गया। अब d के मान को समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 क्या है जी, a प्लस d है, तो a प्लस d का वैल्यू 4 बराबर 14, a बराबर हो जाएगा कितना 10, यानी 4 को 14 में से घटाएंगे तो 10 हो जाएगा। निकालना 51 पदों का योग, आइए निकालते हैं। तो एसएन का एक फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, यह फॉर्मूला होता है n पदों का योग का। तो एस 51 यानी 51/2 इंटू 2 गुना a का वैल्यू कितना है 10 प्लस 51-1 गुना d का वैल्यू कितना है, तो d का वैल्यू है 4। देखिए d का वैल्यू 4 है। अब हो जाएगा 51/2 गुना 10 दूनी 20 प्लस 50, 51 में से 1 घटेगा 50 पर जाएगा 200। अब हो जाएगा कितना है 51 गुना 200 में जोड़ेंगे 20, 220, अब बटा में हो जाएगा 2 से कट जाएगा 110, गुना कीजिए कि 0 हटा दीजिए, 51 एकम 51 थे, 1 हाथ में 5, 51 एकम 51, 5210 हो जाएगा। 5210 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 22 तक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। कल 23 से क्वेश्चन बनेंगे। और एक और बात याद रखिएगा, 17 तारीख से एक दिन पहले यानी संडे को रात को माने शाम को 6 बजे से लेके लगातार 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हिंदी का और लगभग 100 सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया जाएगा। तो देखना नहीं भूलेंगे। संडे को शाम 6 बजे से लेकर के जब तक कंप्लीट नहीं होगा तब तक हम लोग क्लास करेंगे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। वैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकता है आपका ऑप्शनल हो, माने ऑप्शन में दिया हो, चाहे वन लाइनर हो, हम तैयार करवा रहे हैं, उसके अनुसार क्लास चलेगा। ठीक है। और सुबह में भी क्लास करेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, बेहद महत्वपूर्ण होगा। तो जुड़िएगा जरूर। चलिए आज के लिए काफ़ी है, कल मिलते हैं सेम टाइम। धन्यवाद।